हाय बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनोज दुबे अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25, 26 का जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बेटा, सेक्शन ए का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए 1 to 16 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो कि एक नंबर के हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। ध्यान दीजिएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन का अगर फॉर्मेशन करना है तो पहला दिया हीटिंग CH3CH CH2 विथ एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। तो बेटा आपको पता होगा कि जब एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे तो ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्कोहल को हमेशा एल्डिहाइड में और फिर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो आगे, पासिंग CH3CH2OH ओवर हीटेड कॉपर। बेटा कॉपर आप पढ़े होंगे कि जब कॉपर के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल अगर है, 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड देता है, और 2 डिग्री एल्कोहल अगर है तो बेटा आप पढ़े होंगे वह कीटोन देता है, और 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है एल्किन देता है। तो कुल मिलाकर के ये भी कीटोन नहीं दे सकता, ठीक है ना। थर्ड कह रहा है ओजोनोलिसिस ऑफ CH3CH CH3। बेटा आप पढ़े होंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है एल्किन का हाइड्रोलिसिस कराएं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जो रिएक्शन कह रहा है यहाँ पर CH3CH2, देखिए एक एक को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ओजोनोलिसिस कराने पर ये ऑक्सीजन एक यहाँ जुड़ जाएगा और 2 ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर जुड़ जाएंगे। बड़े ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। आप ये जानते हैं कि ये वाला चेन ब्रेक हो जाएगा, जब ये वाला चेन ब्रेक कर जाएगा और ये वाला चेन इधर ब्रेक कर जाएगा। अगर इस चेन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर देखिए तो क्या बन गया बेटा, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन यही कह रहा है। तो कुल मिलाकर के सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कंसीडर द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई बी एंड सी। इस रिएक्शन को देख करके बताना बेटा कि बी और सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। जब इसका रिएक्शन आप कराएंगे NaOH प्लस एथेनॉल से, NaOH एक्वस फॉर्म में होता है तो ये OH को ब्रेक करके अटैच करा देता है और हाइलाइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। लेकिन जब एथेनॉल ले लेते हैं तो यह हमेशा डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराता है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, NaOH से जब रिएक्शन कराएंगे ना, NaOH वो भी एल्कोहल के प्रेजेंस में, तो NaCl तो बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा बेटा। ये जो चेन है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। फिर कह रहा है कि अगर ए का हम एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बी प्राप्त होगा। तो बेटा ध्यान देना, जब एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराने पर मार्कोनी काफ रूल्स लगेगा। तो वाटर के 2 पार्ट्स होते हैं, OH यहाँ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बी क्या बन जाएगा, बड़े ध्यान से देखना बेटा, CH3CH2CH, यहाँ पर OH जुड़ गया, OH जुड़ गया और यहाँ जुड़ जाएगा CH2, यानी बन क्या गया बेटा, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो देखिए ब्यूटेन 2 ऑल कहाँ दिया हुआ है बेटा, सी में, सी में। तो ब्यूटेन 2 ऑल सी में दिया हुआ, और कहीं तो दिया नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर हाल आगे हम और देखते हैं, कह रहा है कि जब इसका हम बी का B2 या 6 से रिएक्शन कराएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सी देता है। ये क्या प्राप्त हुआ बेटा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे B2S6 डाइबोरेन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे बेसिक मीडियम में, तो आपको पता होगा कि यह एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर एंटी मार्कोनी काफ रूल्स अप्लाई होता है, यानी OH वहाँ पर अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन अधिक होता है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल एंड ब्यूटेन 1 ऑल। पूछ रहा कि बी क्या होगा, तो ब्यूटेन 2 ऑल और सी ब्यूटेन 1 ऑल, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। द काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन इथेनॉइज। तो बता दे बेटा आपको कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है बेटा इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, है ना। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो पार्ट्स होता है दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन। तो यहाँ पर काउंटर आयन कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा बेटा, क्लोराइड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A and B C are amines having equivalent molecular weight A and B on reaction with benzene sulfonyl chloride gives white precipitate. However, white precipitate obtained from compound B remain insoluble in NaOH. The variation in the boiling point of ABC. बेटा आपको बता दें कि एक कहलाता बेटा हिंजबर्ग रिजेंट्स, इनका यूज बेटा किया जाता है टेस्टिंग में कि प्राइमरी एमाइन है कि सेकेंडरी टर्सरी।
तो ध्यान देना हिंसबर्ग की रिस्पेक्ट बेटा, यानी प्राइमरी अमाइन जो होता है इसका प्रेसिपिटेट NaOH में डिजॉल्व होता है। तो ये कह रहा है कि ये डिजॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब ए क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, और बी वाला प्रेसिपिटेट तो बना रहा है लेकिन डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। तो यहाँ पर ए इज 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, और बी जो होता है 2 डिग्री अमाइन, और सी जो हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि वो रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट ही नहीं दे रहा है। बेटा आपको बता दें कि प्राइमरी अमाइन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, और बी का उसके बाद और सी का उसके बाद, यानी कहने का सेंस हो गया कि यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी ये मतलब 1 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा शो करेगा, फिर 2 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 3 डिग्री का। अब बात आ रही कि ऐसा क्यों होता है, तो बड़े ध्यान समझना बेटा, प्राइमरी अमाइन में जब चलेंगे तो प्राइमरी अमाइन में RNH, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है अपने में, ठीक है ना। लेकिन सेकेंडरी में चला जाए तो RNR, यह कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा बेटा, सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। तो कुल मिलाकर के जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो 1 डिग्री में बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, सेकेंडरी में केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो इसलिए टर्सरी का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ दिया 70 ग्राम सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 700 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर ml, द रेशियो ऑफ द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी विल बी। देखिए यहाँ पर क्या करना है, मोलैरिटी और मोलैरिटी का बेटा रेशियो आपको पता करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मास ऑफ सोल्यूट अगर हम WB की बात करें तो कितना दे दिया, 70 ग्राम, है ना, 70 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया बेटा, 700 ग्राम। अगर हम सॉल्वेंट का मास अगर हम पता करें तो दैट इज इक्वल्स टू 700 ग्राम। 700 ग्राम को बेटा केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.7 kg। सोल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा बेटा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 700 ग्राम देखिए सॉल्वेंट है और 70 ग्राम क्या है बेटा, सोल्यूट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 770 ग्राम। बात समझ में आ रही है। इसके बाद करेंगे क्या, हम लोग डेंसिटी से डिवाइड करेंगे बेटा, तो डेंसिटी कितना दिया है, 1.5। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 513.33, ये आ जाएगा ml में। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.513 लीटर। कन्फ्यूजन। अब पूछ रहा है क्या कि मोलैरिटी और मोलैरिटी का रेशियो पता करना बेटा। तो याद करिए मोलैरिटी जो होती है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर हमने लिख दिया मोलैरिटी और नीचे क्या कर दिया बेटा, अपॉन मोलैरिटी कैपिटल M। तो बेटा मोलैरिटी का फार्मूला पढ़े होंगे NB, यानी मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg अपॉन मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ में आ रही। तो NB से NB कैंसिल हो जाएगा, जब NB से NB कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा V अपॉन WA, यानी कहने का सेंस हो गया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखिए इसका वॉल्यूम आया था, आप ऊपर अभी पता किए हैं 0.5133 लीटर, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ बेटा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए केजी में पता किया आपने 0.7। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी 0.73। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही जगह, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, नंबर 6 में क्या करें, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मैच कराना है। देखिए बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, ए को देखिए यहाँ पर OH को हटाया है और OH को हटाने के बाद यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, तो जब ओरिएंटेशन में चेंजिंग नहीं करेगा तो इसका मतलब कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट आकर के यहाँ पर Cl अटैच हो गया। तो इसका मीनिंग हुआ बेटा कि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ब्रोमीन को हटा करके OH जो आया OH अपोजिट डायरेक्शन चला गया, यानी यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। तो आप पढ़े होंगे कि इन्वर्जन जो होता है SN2 मैकेनिज्म में फॉलो करता है, ठीक है ना। चलिए तीसरे में देखिए C वाले में यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ OH, बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो कर रहा है। तो बीटा एलिमिनेशन मतलब यहाँ से मैच करा देंगे। इसको देखिए HI को ऐड किया जा रहा है, एडिशन, एक जगह हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक जगह आयोडीन ऐड हो गया, तो एडिशन रिएक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है बेटा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ए का चौथा, तो देखिए ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते, ए का चौथा। अब बी का क्या कर रहा है, देखिए ए का चौथा इसमें भी है, तो अब बी का क्या कर रहा है,
बी का हो जाएगा तीसरा। तो बताइए कहाँ पर दिया हुआ बेटा? ए का चौथा, बी का तीसरा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन आर्थोक्रिशॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन दैट इज कि आर्थोक्रिशॉल क्या बेटा? यहाँ पर OH, यहाँ पर OH हो जाएगा और क्रिशॉल मतलब CH3, तो यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर है। तो ये कह रहा है कि OH किससे अटैच्ड होगा? तो आपको पता होगा कि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर ये अटैच है, इसलिए क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो 7th का क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिवो रोटेटरी इन नेचर, इसमें से कौन लिवो रोटेटरी नेचर का होगा बेटा? तो आपको बता दें कि ग्लूकोज जो होता है ये जो है डेक्स्ट्रो होता है, एल्फा डी ग्लूकोज ये भी डेक्स्ट्रो होगा, यानी कोई भी चाहे एल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज जो होता है यह लीवो रोटेटरी होता है, इसके इसीलिए इसका नाम होता है लेवो हेक्सोज भी कहा जाता है। सुक्रोज जो होता है बेटा यह नेचुरल फॉर्म में अगर देखेंगे तो डेक्स्ट्रोज होता है, लेकिन जब सुक्रोज का हम वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो लीवोलोज होता है। तो फिलहाल यहाँ सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, तो ए भी डेक्स्ट्रोज होगा, ए भी डेक्स्ट्रोज होगा, ए भी डेक्स्ट्रोज होगा। तो यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज जो होता है वो लिवो रोटेटरी हो जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल इज ऑफन यूज टू रेफर टू द, तो यहाँ पर इनर ट्रांजिशन मेटल्स जानते हैं किसको कहते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है बेटा। किसी डी ब्लॉक के जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन यह ब्लॉक एलिमेंट्स है? तो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ओके, तो इनको हम कह देंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें कह रहा है कि बोथ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सही कह रहा है, 9 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते बेटा। ये कह रहा है कि लैम्डा यमनाट एसिटिक एसिड कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग आर गिवेंस, यानी एसिटिक एसिड का पता करना है। तो देखिए बड़े ध्यान समझना बेटा, आप पढ़े होंगे कोल्डास लॉ इसलिए दिया हुआ था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी हम पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर लैम्डा यमनाट की हम बात करें तो ये एसिटिक एसिड जो डिपेंड करेगा, ये जानते क्या होता है इसकी वैल्यू? लैम्डा एम नॉट एसिटेट आयन एंड प्लस लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन। तो हमें एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। पहले में देखिए एसीटेट आयन तो है, एसीटेट आयन भी मिल जा रहा है क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में है, और HCl बेटा हमें हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट्स एक्स्ट्रा है, एक तो पोटेशियम आया है और एक क्लोराइड आया है। तो बेटा ये जो KCl की वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे तो हमें एसीटेट और हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यानी पहला हो सकता है। दूसरे में क्या हाइड्रोजन है क्या? दूसरे में हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं देखिए, इसलिए दूसरा तो नहीं हो सकता। अब तीसरे में चलिए बेटा, थर्ड में देखिए इसके पास हाइड्रोजन भी है, सल्फेट भी है ना। हमें फिलहाल को क्या क्या चाहिए? एसीटेट चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, तो ये दोनों मिल जाएगा, यहाँ से एसीटेट मिल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन मिल जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सोडियम एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ पर सल्फेट एक्स्ट्रा आ गया। तो सोडियम सल्फेट जो साल्ट है इसका जितना मोलर कंडक्टिविटी होगा माइनस कर देंगे तो हमें एसीटेट और हाइड्रोजन का पता हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि किससे हम पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए किससे हम पता कर सकते हैं, कौन से? पहले और तीसरे से पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, आगे कह रहा है बेटा 11th में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव येलो और ऑरेंज पीपीटी विथ 2,4-DNP। तो ध्यान देना यहाँ पर ये 2,4-DNP जानते हैं कौन कौन देता है? कार्बोनिल ग्रुप, यानी कहने का सेंस हो गया बेटा कि यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। तो प्रोपेनल भी दे देगा और प्रोपेनोन भी दे देगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है और ये कीटोन ग्रुप का है। हमने बताया कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कहने का सेंस 1 और 2 दोनों दे देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड्स एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए बेंजाइलिक क्या होगा बेटा कि बेंजाइलिक उसको कहते हैं जहाँ पर बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग से एक sp3 कार्बन जुड़ा हुआ हो। बेंजीन रिंग हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और sp3 कार्बन से अगर हैलाइड जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं बेंजाइलिक। तो ध्यान देना बेटा, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, दूसरा जो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा बेटा, और दूसरा पूछ रहा है क्या? बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स बेटा ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बताया कि हाइलाइड sp3 से जुड़ा हो और वो वाला कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो। तो देखिए चौथा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन जो होता है, ये वाला कार्बन sp3 है और ये वाला कार्बन किससे जुड़ गया? बेंजीन रिंग से जुड़ गया बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर 2 ऑप्शन हो जाएंगे, चौथा और दूसरा करेक्ट।
ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि केयर शुड ऑलवेज बी टेकन इंश्योर दैट सॉल्यूशन दैट फ्लो इन द ब्लड स्ट्रीम आर द ऑफ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द ब्लड। तो कहने का सेंस हो गया कि बेटा जब कोई भी मेडिसिन दी जाती है हमारे ब्लड सेल में तो ऑस्मोटिक देखा जाता है कि दोनों का सेम होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए बाहर से दी जाने वाली दवा का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एक्जो ऑस्मोसिस होगा जिसकी वजह से सिकुड़न आ जाएगी, या अगर उसका कम होगा तो एंडो ऑस्मोसिस की वजह से श्रिंक कर जाएगा, वो बेटा स्वेल कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ स्वेल न करने पाए और न सिकुड़ने पाए, इसलिए बराबर रखना चाहिए। तो इस सेक्शन सही कह रहा है, ठीक है। सोडियम आयंस पोटेशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड आउटसाइड द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, रीजन भी सही कह रहा है, लेकिन रीजन देखिए एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलिए 15th में देखिए स्टार्च फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन विथ वाटर। जी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो स्लाइटली सोल्यूबल होता है बेटा। रीजन कह रहा है कि स्टार्च कंटेन्स 80 to 85% एमाइलोपेक्टिन। बिल्कुल सही कह रहा है। ये वाटर में इंसोल्यूबल होता है, तो सही कह रहा है बेटा कि ये वाटर में इंसोल्यूबल होता है, जिसको जैसे कोलाइडल सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। देखिए आप बता दें कि स्टार्च के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एमाइलोस जो कि 15 से 20% बेटा पार्ट्स बनाता है, और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन जो कि 80 to 85% बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसर्शन रीजन दोनों सही हैं और एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 15 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। एसर्शन सेकेंडरी सेल आर यूज्ड इन इन्वर्टर। जी सही कह रहा है, जो इन्वर्टर में बैटरी यूज की जाती है दैट इज सेकेंडरी सेल। ये सही कह रहा है बेटा। रीजन कह रहा है कि ये प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड। बेटा गलत कह रहा है, क्योंकि प्राइमरी सेल जो होती है आपको पता होगा कि यह वन टाइम यूज्ड होती है, फिर से उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो एसर्शन तो सही है बट रीजन इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, चलिए बेटा सेक्शन बी में 17 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 2-2 नंबर के हैं। देखिए 17 में क्या करा है, आंसर द फॉलोइंग व्हेन 50 मिलीलीटर ऑफ फिनॉल बोले तो, ठीक है ना। 50 मिलीलीटर एनिलीन, यानी इसको भी 50 ml लिया बेटा और इसको भी 50 मिलीलीटर हो गया आपका एनिलीन का फार्मूला होता है बेटा एनिलीन। इनको मिलाया गया तो कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है बेटा वो कितना होगा, 100 ml होगा या कुछ और होगा, या उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा। गिव द रीजन टू योर सपोर्ट योर आंसर। बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जानते होंगे कि जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करेंगे तो बराबर तब होगा जब उनमें न तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़े या घटे, जो जैसा था वैसा ही रह जाए, ठीक है ना। और घटेगा कब, जब इनके बिटवीन पहले तो कम अट्रैक्टिव फोर्स रहा होगा, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया जाए तो अट्रैक्शन बढ़ जाए, तो बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम घट जाएगा। लेकिन बढ़ेगा कब, जब मान लीजिए इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, एक घट जाता है बेटा, 100 ml से थोड़ा सा लेस होता है, 100 ml से वो जो है वो लेस रह जाता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों करता है, तो बेटा देखिए यहाँ पर जो फिनाल के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या एनिलीन के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी कंपेरिजन जब दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पर उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो घट जाएगी, और घट जाएगी तो इस सिचुएशन में वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा कह रहा है रितेश सजेस्टेड एडिंग साल्ट टू बॉक्स कंटेनिंग आइस, ही सेड दिस वुड बी द कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स कोल्ड फॉर लॉन्गर टाइम। हाउ विल रितेश जस्टिफाई इस सजेशन। आइस को रखा हुआ है, वो चाहता है कि जल्दी मेल्ट ना करने पाए, तो उसने बताया कि उसमें थोड़ा सा साल्ट मिला दी जाए। तो बेटा आपको पता होगा कि जब साल्ट को हम मिलाएंगे किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो आपको ये पता होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जाएगी, और दूसरा क्या होता है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बेटा एलिवेट कर देता है, बढ़ा देता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा साल्ट के मिलाने की वजह से, तो वो जल्दी बॉइल नहीं करना चाहेगा, है ना। या यूँ कह सकते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया तो लॉन्ग टाइम तक वो आइस के फॉर्म में बना रहता है। डी में क्या करा है कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम सल्फेट। तो बेटा बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हम कराएंगे किससे, सोडियम सल्फेट से, Na2SO4। बात समझ में आ रही है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बना लेगा बेटा यहाँ पर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट का PPT बन जाता है।
व्हाइट कलर का। तो ये कह रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट इफ द टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देयर बी अपीयरेंस ऑफ व्हाइट पीपीटी ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो बेटा ध्यान देना, ये कह रहा है कि जब ये बेरियम सल्फेट का पीपीटी बना बेटा यहाँ पर, है ना, पीपीटी बना, तो जब हम उसको एसपीएम के थ्रू फ्लो कराएंगे तो क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा? नो बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं दिखेगा। ठीक है ना? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बेटा आपको बता दें कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में एसपीएम जो होती है सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जा पाएंगे। तो कुल मिलाकर बेरियम सल्फेट वहीं रह जाएगा, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देगा। अब चलिए सेकंड कह रहा है कि व्हाई डज वाटर स्टॉप्स बॉइलिंग व्हेन शुगर इज एडेड टू बॉइलिंग वाटर। यानी कहने का सेंस ये कह रहा है बेटा कि जब हम किसी वाटर सॉल्यूशन में शुगर को जब मिलाएंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो ये जो है वेपर प्रेशर को बेटा डाउन कर देगा, और जब वेपर प्रेशर को डाउन कर देगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाती है, इसलिए जो है बॉयल करना बंद कर देता है उस टेम्परेचर पर, या तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तभी बॉयल करेगा। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए बेटा। कंसीडर द ग्राफ द रिएक्शन H2+2Hi, है ना। यहाँ पर देखिए ग्राफ को देखिए, यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिया हुआ बेटा। देखिए यहाँ पर क्या बना रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा जब बैकवर्ड रिएक्शन में हम चलेंगे तो जानते क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। HI को हमें ब्रेक करना है तो ये H2+I2 में ब्रेक हो जाएगा, कन्फ्यूजन। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए चलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, डेल्टा H HP माइनस HR। तो बताइए प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी बेटा, 110। देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, H2+I2, है ना। और रिएक्टेंट HI की कितनी है एंथैल्पी, देखिए 100 हो गई, कितनी हो गई 100, तो 100 में माइनस कर दे बेटा, तो कितना हो जाएगा 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। अब बात कीजिए कि ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, तो बेटा देखिए टेम्परेचर एनर्जी उसकी बढ़ गई, तो इसका मतलब कि यह जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। दूसरा पूछ रहा बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, आप देखिए तो यहाँ कितनी एनर्जी है, 140 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, ये जो हो जाएगा वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास कितनी एनर्जी चाहिए 140, और उसके पास कितनी एनर्जी थी बेटा, उसके पास 100 किलो जूल एनर्जी थी, तो 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40 किलो जूल पर मोल, 40 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी 40 किलो जूल पर मोल, और जबकि ये जो रिएक्शन की एंथैल्पी होगी बेटा वो 10 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। ओके, चलिए दूसरा क्या करें कि हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। कह रहा है कि कैटलिस्ट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करेगा। तो बेटा बता दें कि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज क्यों कर देता है, क्योंकि देखिए उसका काम होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिससे पाथ नया बन जाएगा और शॉर्टकट में ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। जैसे सपोज दैट अभी तक बेटा 140 किलो जूल पर मोल चाहिए था एनर्जी, लेकिन जब कैटलिस्ट आप यूज़ कर लोगे तो एक नया पाथ बना करके यहीं से कन्वर्ट कर देगा। तो सपोज करिए कि अब यहाँ कितनी एनर्जी हो जाएगी 120, यानी कहने का मतलब 140 से कम कर देगा, ठीक है ना। तो वो करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जिसकी वजह से एक नया पथ बन जाता है, और नए पाथ के बनने की वजह से जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए अगर ये निगेटिव कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। क्यों, क्योंकि वो एक और नया पाथ बना देता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को और बढ़ा देगा, जिसकी वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यही काम करता है बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। नाइट्रोबेंजीन से बेटा हमें क्या बनाना, 4-ब्रोमोबेंजेनामीन, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया, ठीक है ना। नाइट्रोबेंजीन से देखिए पहले हमें क्या करना होगा, हमें एमीन बनाना है ना, तो एमाइन का फॉर्मेशन करने के लिए हम पहले इसको एमीन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लीजिए, SN+HCl यूज कर लीजिए, है ना, या आयरन प्लस HCl यूज कर लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो बेटा रिड्यूस कर देगा, इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, एनिलीन में। अब देखिए प्रॉब्लम यह है बेटा कि एनिलीन जो होती है काफ़ी एक्टिव ग्रुप होती है, जो कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेटेड कर देती है। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ब्रोमिनेशन कराने पर वह यहाँ पर देखिए एनिलीन बेंजीन रिंग को एक्टिव कर दिया है, जिसकी वजह से आर्थो, पैरा और आर्थोपर्स बेटा सब्सटीट्यूट बना लेगा, जबकि हमें सिंगल प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर एक काम करना होगा, आपको कुछ ऐसा मैथमेटिक्स फिट करना होगा कि हमारी जो बेंजीन रिंग है
ये डीएक्टिव हो जाए। तो बेटा डीएक्टिव करने के लिए जानते हैं यहाँ पर हम इसका पहले एसिटाइलेशन करा देंगे। तो जब एसिटाइलेशन कराएंगे CH3CO का होल ट्वाइस O pyridine के प्रेजेंस में, तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, NH जो है एक हाइड्रोजन बेटा एसिटिक एसिड के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा COOCH3, ठीक है ना, CH3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे नाइट्रोजन जो बेंजीन रिंग में दे रहा था वो नाइट्रोजन क्या करता है बेटा, शिफ्ट कर देगा कार्बन के पास, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इधर बढ़ जाएंगे, तो बेंजीन रिंग उतनी एक्टिव नहीं हो पाएगी, और जब एक्टिव नहीं हो पाएगी तो इसी के दौरान हम ब्रोमिनेशन इसका करा देंगे। जब ब्रोमिनेशन कराएंगे बेटा, तो ब्रोमिनेशन कराने पर यह कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर तो NH है ही, COCH3, ठीक है ना, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। अब हमें एनिलीन बनाना है, तो फिर से करेंगे क्या, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। देखिए ये हाइड्रोजन इससे एमाइन ग्रुप से अटैच होकर बेटा एनिलीन दे देगा, एनिलीन दे देगा और एनिलीन दे देगा, यहाँ ब्रोमीन अटैच हो गया। और ये जो OH ग्रुप है वह इससे अटैच होकर बेटा, वह इससे अटैच होकर के वहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म क्या दे देगा, एसिटिक एसिड, तो हमें ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक चीज़ ध्यान देना बेटा कि डायरेक्ट एनिलीन का ब्रोमिनेशन नहीं करा सकते, बल्कि यहाँ पर पहले एस्टाइलेशन कराएंगे ताकि बेंजीन रिंग जो है डीएक्टिवेट हो जाए, और जब डीएक्टिवेट हो जाए तब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो सिंगल सब्सटीट्यूट देगा। ओके, दूसरा देखिए क्या करें, क्लोरोफिनाइल मेथेन से 2-फिनाइल एथेनामीन बनाना है बेटा, है ना, तो ध्यान देना बेटा, क्लोरोफिनाइल मेथेन। अब इसका पहले हम देखिए केसियन से रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम साइनाइड से, तो आपको ये मालूम होगा कि साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइनाइड में, यानी CH2CN में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर से हम रिडक्शन इसका करा देंगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, चाहे यानी BH4 कोई भी ले लेंगे, तो ये जो है रिड्यूस कर देगा बेटा, इसको किस में रिड्यूस कर देगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा, 2 यहाँ जोड़ देगा, यानी कुल मिलाकर के 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। अब 4 नेसेंट हाइड्रोजन के आने पर ये क्या बन जाएगा बेटा, CH2, फिर CH2NH2, 2-फिनाइल एथेनामीन का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए ध्यान से, कह रहा है कि डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई क्लोराइड का आपको फार्मूला लिखना है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम करेंगे क्या बेटा, सिल्वर ले लिए, डाई एक्वा मतलब एक्वा वाटर के लिए यूज करते हैं, डाई मतलब 2 बार आगे बेटा, AgH2O का होल ट्वाइस। अब फिर दूसरे में क्या कर रहा है बेटा, देखिए डाई क्लोराइडो अर्जेंटेट, इसका मतलब हो जाए बेटा कि अर्जेंटेट मतलब सिल्वर के लिए यूज कर रहा है, और डाई क्लोराइड मतलब Cl2 के लिए यूज कर दिया, ठीक है ना, Cl2 के लिए यूज कर दिया है, कंफ्यूजन, तो यही बेटा उसका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि डाई हाइड्रोक्साइडो 20 ट्राईफिनाइल फास्फिन निकल सेकेंड, तो ध्यान देना बेटा यहाँ पर निकल आया है, सेंट्रल मेटल क्या है, निकल है, तो हमने निकल ले लिया, डाई हाइड्रोक्सी कर रहा है, इसका मतलब 2H का होल ट्वाइस हमने ले लिया, और क्या कर रहा है 20 मतलब 2 बार, कौन है बेटा, ट्राईफिनाइल फास्फिन, तो देखिए ट्राईफिनाइल फास्फिन को हम शॉर्ट में लिखते हैं PPH, है ना, का ये ट्राईफिनाइल हो गया, फास्फिन मतलब P, ये 2 बार बेटा, 20 मतलब 2 बार आया हुआ है, जिसको हम इस तरीके से लिख देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा फार्मूला इसका। कंफ्यूजन, देखिए बेटा क्वेश्चन में 21 क्या करें, द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्किन इज गिवन, डिफाई द एरर्स इन द मैकेनिज्म एंड रीराइट द करेक्ट स्टेप्स, ठीक है ना, तो बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है कि क्या गड़बड़ी है। देखिए स्टेप फर्स्ट में आपको पता होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन देकर के ऑक्सीजन को शिफ्ट होना चाहता है, तो जो ही H पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा तो H पॉजिटिव बनाएगा, तो H पॉजिटिव बनने की कंडीशन में जानते हैं क्या होता है, ये गलत दिया बेटा, E इस साइड नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्बन क्या करता है, खुद इलेक्ट्रॉन देकर के हाइड्रोजन से जुड़ना चाहता है, वो हाइड्रोजन से जुड़ना चाहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सही जो हो जाएगा जानते हैं क्या डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर गलती एरो में गलती किया है, यानी हम यूँ कह सकते हैं, इसका जब मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे बेटा तो C हो गया, ठीक है ना, HOH हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है ना, तो देखिए इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम इधर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या बेटा, ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जाना चाहता है, तो कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे करके अपने साथ जोड़ लेता है, तो जब जोड़ लेगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, और यहाँ आ जाएगा C, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है बेटा, और H2O बाहर हो जाता है, तो ये होना चाहिए था,
कुल मिलाकर के और सब सही है, एरो में गड़बड़ी कर दिया है यहाँ पर, इसको इस साइड कर दो। दूसरे स्टेप में क्या करा बेटा, दूसरे स्टेप में क्या गड़बड़ी किया है, तो यहाँ पर वाटर अटैक करता है कार्बोकैटायन पर, तो सही कर रहा है बेटा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इसके पास डेफिशिएंसी है तो अटैक करता है। यहाँ कोई एरर नहीं है, ये करेक्ट है। थर्ड स्टेप में देखिए क्या करा है कि यहाँ पर वाटर, तो बेटा थर्ड स्टेप में वाटर तो अटैक करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं देता है, ऑक्सीजन के पास खुद ही पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। तो यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके H पॉजिटिव बनाएगा, और जो ही H पॉजिटिव बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा डेंसिटी है तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे करके अपने साथ लेकर के हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में बाहर हो जाता है बेटा। यहाँ गड़बड़ी जानते हैं कहाँ हो गया, ये जो एरो दिया हुआ है ये गलत है, इसका एरो जानते हैं कहाँ होना चाहिए था, इसका एरो इस साइड में होना चाहिए था बस, तो यही एरर किया हुआ है। ओके, 22 क्वेश्चन नंबर में देखिए, व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 assuming dissociation of MgCl2 to be 70 mol%, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना। यहाँ पर देखिए बता दें बेटा कि 1 मोलर, ये जो 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है इसका मीनिंग जानते क्या हो जाएगा कि इसका मतलब कि मोलरिटी 1 है, और जब मोलरिटी 1 है बेटा तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, है ना। तो इसका मीनिंग हो गया बेटा कि ये जो है 1 मोल ऑफ द सोल्यूट 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। तो बेटा अगर हम सॉल्वेंट का मास अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, सॉल्वेंट कितना है, तो मोल्स कैसे पता करेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का कितना मास लिया गया, 1000 ग्राम आया है ना, और मोलर मास कितना बेटा 18, इसको डिवाइड कर देंगे तो 55.5 कितना आ जाएगा, 55.5। आपको बता दें कि जब मैग्नीशियम क्लोराइड को लेंगे MgCl2 को, तो ये ब्रेक किस में होगा बेटा, यह मैग्नीशियम आयन में ब्रेक होगा और 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन दे देगा, क्या दे देगा, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। कन्फ्यूजन, टोटल कितने हो गए बेटा, 3 मोल हो गए, कितने मोल हो गए, 3 मोल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कुल मिलाकर के यही कहलाएगी बेटा N की वैल्यू। आपको पता होगा कि वांट हाफ फैक्टर डिसोसिएशन के लिए आता है फार्मूला 1 + En-1, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा ये फार्मूला होता है बेटा, बड़े ध्यान समझना। तो आई की वैल्यू हमें पता करनी है, तो 1 + एन की वैल्यू कितनी है 3 और -1, और अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 0.7। बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे आई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.4, कितना आ जाएगा 2.4। अब हमें आई की वैल्यू पता हो गई बेटा, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे देखते हैं। RLBP का फार्मूला P0A - PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू I इंटू Na अपॉन Na प्लस NB, है ना, Na प्लस NB। Na यहाँ क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट के मोल्स हो जाएंगे और NB सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा P0A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23.8, देखिए दिया हुआ है जो सॉल्वेंट का बेटा वेपर प्रेशर उसको लिखेंगे, है ना। PA सॉल्यूशन का है जो कि हमें पता करना है, अपॉन P0A यानी 23.8। आई की वैल्यू अभी आपने पता किया था कितना आया था 2.4। Na कितने मोल्स लिए बेटा 1 मोलर, मैंने बताया था ना कि 1 मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितने हैं बेटा 1। और देखिए सॉल्यूट का डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को नेगलेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 55.6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा PA की वैल्यू जानते हैं कितनी आ जाएगी, PA की वैल्यू आ जाएगी बेटा 22.9 mmHg। यही बेटा इसी को PS भी कर देते हैं या PA कर देते हैं, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। ओके चलो बेटा 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए दिया है, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। बेटा नेक्स्ट इक्वेशन राइट करना है, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बेटा लॉग इसके लिए देखेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके तो बेटा यहाँ पर देखा जाए तो ई सेल
हो जाएगा ई नॉट सेल, बस समझ में आ रही, -2.303 आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब एन बताइए कितने हैं, कितने मोल का हेरा फेरी हो रहा है बेटा, +2, यानी 2 मोल का हेरा फेरी हो रहा है, तो एन इक्वल टू 2 लिख देंगे। और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, क्या है, फैराडे कांस्टेंट। लॉग, अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड क्या बेटा, निकल आयन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन Na+, है ना, और अपान कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड क्या बेटा, कॉपर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu+. चलिए क्वेश्चन में सेकंड देखिए, यह जो इक्वेशन बनेगा, एल्युमिनियम ब्रेक कर जाएगा बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह बनाएगा बेटा, एल्युमिनियम सॉलिड से बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा Al प्लस फेरस सल्फेट ब्रेक होगा बेटा, फेरस आयन प्लस सल्फेट आयन, है ना, टू गिव्स यहाँ 2 एल्युमिनियम आयन प्लस 3 सल्फेट आयन प्लस Fe। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अगर सल्फेट को देखा जाए तो सल्फेट दोनों साइड में तो कैंसिल कर देंगे, मान लीजिए बैलेंस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब रोल देखिए, 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम कर देंगे, है ना, तो एल्युमिनियम कितना चार्ज है बेटा, 6 + 6 हो गया ना, तो यहाँ पर +6 लाने के लिए 3 आयरन को करेंगे। अब इनको बैलेंस कर दो बेटा, बैलेंस हो गया आपका इक्वेशन। इसके लिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो ई सेल जो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नॉट सेल -2.303 अपान RT/NF, तो एन कितना को बेटा, देखिए एन पर कितना चार्ज हो जाएगा, +6 आ रहा है, देखिए 3 × 2 = +6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ 6 हो जाएगी, F लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बताइए प्रोडक्ट साइड में क्या दिया बेटा, एल्युमिनियम आयन दिया हुआ है, क्या दिया है, एल्युमिनियम आयन, वो भी उसके 2 मोल हैं, तो एल्युमिनियम के पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि जो मोल्स दिया होता है ना उसको पावर के फॉर्म में राइट कर देते हैं बेटा। इसी तरीके से बेटा रिएक्टेंट साइड में देखोगे तो आयरन आ जाएगा, तो आयरन के कितने मोल है बेटा, 3 मोल है, तो Fe+ की पावर 3 मोल हो जाएगा, ठीक है ना, यह इक्वेशन बन जाएगा। चलिए थर्ड के लिए देखा जाए, देखिए यह सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेल के रिप्रेजेंटेशन में आपको पता होगा, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी ऑलवेज एनोड किधर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड, तो ये वाला पोर्शन हमारा एनोड हो गया और इधर वाला क्या हो गया, कैथोड हो गया। इसको अगर देखा जाए तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, बस समझ में आ रही है, -2.303 RT/NF, तो एन की वैल्यू कितनी लिख देंगे, एन की वैल्यू कितनी, 2 प्लस ना है, तो 2 प्लस है तो क्या करेंगे, /2F, क्या करते बेटा, एनोड अपॉन कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन, तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर आयन का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, तो हमेशा किसको पहले लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाले टर्म को पहले ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Mg++ अपॉन Ag+, कंफ्यूजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि टालविन एंड ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन, यानी टालविन का जब हम बेटा टालविन ले लिया हमने, इसको कह रहा है कि जब क्लोरीन से हम इसको ट्रीट करेंगे इन द सनलाइट HNO के प्रेजेंस में, तो ध्यान देना बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए बता दें आपको कि जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, और जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है तो ऑलवेज हाइलाइट ग्रुप बेटा एल्काइल ग्रुप पर अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा, किस पर अटैक करेगा, एल्काइल ग्रुप पर, तो इसका फॉर्मेशन कर लेगा, तो क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड बन रहा है बेटा। तो क्यों ऐसा करें, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने की वजह से ऐसा करता है। दूसरी बात लोग बेटा कह रहा है कि इसी टालविन को अगर हम क्लोरीनेशन कराएं इन द डार्क, तो बेटा ध्यान देना, तो डार्क में क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, किसका, क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स यह जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि डार्क में क्लोरीनेशन जब कराएंगे तो वह बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो 2 प्रोडक्ट देता है, एक आर्थो देगा और दूसरा क्या देता है बेटा, पैरा, क्या देता है, आर्थो एंड पैरा। आपको पता होगा कि पैरा जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, पैरा फॉर्म है और ये आर्थो फॉर्म है, तो आर्थो की कंपेरिजन में पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यह जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है और ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इसलिए ऐसा करता है। चलिए आगे बढ़िए, सेकेंड फिंकलस्टीन रिएक्शन में कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। यहाँ पर कोई भी एल्काइल हाइलाइड ले लेंगे, एक्स मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाते हैं बेटा, इनका रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन,
एसीटोन, ठीक है ना। तो एसीटोन लेकर के जब करते बेटा तो ध्यान दीजिएगा ए NaX तो बाहर हो जाएगा, बच जाएगा RI एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा प्लस NaX बाहर हो जाएगा। यक्स मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब कह रहा है क्यों ड्राई एसीटोन यूज करते बेटा, तो एसीटोन देखिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि RI जो होता है वो एसीटोन में सोल्यूबल है, क्या होता है, सोल्यूबल होता है, जबकि NaX जो होता है PPT का फॉर्मेशन कर लेता है, इसका PPT का फॉर्मेशन कर लेगा, और जब PPT का फॉर्मेशन कर लेगा तो इसको हम फिल्टर करके अलग कर देंगे। जब अलग कर देंगे तो आप क्लास 11th पढ़ेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल, उसमें बताया गया कि जिधर कंसंट्रेशन कम होता है उधर ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो NaX बाहर हो जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा तो इसके बाद ये जो है RI का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये PPT के फॉर्मेशन करने की वजह से करता है। देखिए थर्ड, देखिए नियोपेंटाइल क्लोराइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अब देखिए नियोपेंटाइल क्लोराइड की बात अगर हम करें बेटा तो यहाँ पर जानते क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैलाइड कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा, यानी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि आइसो में देखेंगे तो सिर्फ 2 साइड चेन से जुड़ा होता है हैलाइड्स, ठीक है ना, यानी 2 डिग्री से। आप पढ़े होंगे कि जितना ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ेगा बेटा, ब्रांचेस बढ़ने पर उसकी सरफेस एरिया कम हो जाती है, और सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो उनमें वान डेर वाल्स फोर्स कम लगता है, जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ब्रांच ज़्यादा हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाएगी, और जब सरफेस एरिया कम होगी बेटा तो वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और इसका अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। 25 की तरफ क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल एग्जिबिट सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर एंड वाई। इसमें कह रहा है कि कौन जो है सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। देखिए मैग्नीशियम की अगर हम बात करें बेटा तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसका नियॉन फिर 3s2, तो इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन अगर हम क्रोमियम की तरफ चले बेटा तो 24 होता है, तो आर्गन 18 हो गया, फिर इसका होता है 3d5 एंड 4s1। मॉलिब्डेनम है ना, मॉलिब्डेनम के पास चलिए, तो मॉलिब्डेनम क्या करे बेटा, आर्गन 3d5 सॉरी 4d5 हो जाएगा एंड 5s1। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो बेटा इस तरीके से हो गया। अब आयरन को थोड़ा सा देख लीजिए, एक दिया है आयरन को भी दिया है, तो आयरन का क्या हो जाएगा, आयरन या Fe, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गन, आर्गन हो गया, फिर 3d6 एंड 4s2। तो ये कह रहा है कि किसके कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्रोमियम और मॉलिब्डेनम के सेम है बेटा, क्यों, क्योंकि देखिए डी में इसमें क्या है, हाफ फील्ड भरा हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s1 5s1, यानी s1 और d5 दोनों में है। इसका मतलब कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे बेटा, सेम पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे, जबकि इसका और इसका अलग कैरेक्टर से बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, फॉर्म वाइट सॉल्ट एंड वाई, जिंक, कैडमियम, निकल और वैनेडियम। कह रहा है कि कौन इसमें से फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए आपको बता दें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सभी लिए गए हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से कलरफुल बनाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कौन ऐसा है जो व्हाइट साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। 2 ही शो कर सकते हैं, या तो बेटा डी पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो, या तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट न शो करे। तो ध्यान देना जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक तो AR, इसका हो जाएगा 4s2 3d10। बात समझ में आ रही है, यानी ये कंप्लीटली फिल्ड है बेटा। और जब कंप्लीटली फिल्ड है तो सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन का फॉर्मेशन करता है, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करता, सिर्फ इसका +2 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे बेटा, तो ये व्हाइट साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, किसका, व्हाइट साल्ट, क्योंकि कलरफुल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम क्या होता है बेटा, आर्गन 4s2 एंड 3d1। तो कुल मिलाकर के यह S से भी इलेक्ट्रॉन और D से इलेक्ट्रॉन लूज करके बेटा +3 शो करता है, यानी ये सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और मैंने बताया था कि या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, या डी ब्लॉक का अगर कोई भी एलिमेंट सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो वो क्या हो जाता है बेटा, व्हाइट साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। भी होंगे जिंक और स्कैंडियम। ओके चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि अरेंज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग केसेज इन द इंक्रीजिंग ऑफ pKa। बड़े ध्यान समझ रहा बेटा, pKa का मतलब क्या हो गया कि जिसका pKa की वैल्यू अधिक होगी, है ना,
उसकी के की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, कम होती है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। जिनके के की वैल्यू कम होगी उनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेटा कम हो जाता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो पी के ए कह दिया तो इसका मतलब कि आपको एसिडिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है। अगर के ए कहा होता तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करते हैं। ओके, चलिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे किसी बेस की अगर हम बात करेंगे तो पी के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके के बी की वैल्यू उतनी कम होगी, और के बी की वैल्यू कम होगी तो वह उतना ही बेसिक कम कैरेक्टर शो करेगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए बेटा, पहला क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल ले लीजिए, CH3CH2OH। इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ध्यान देना बेटा, एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो एल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड को क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया, बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या करा बेटा, ये तो ए वाला कंडीशन हो गया। बी में देखिए क्या करा है कि रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। बेटा रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन का नाम होता है HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। जैसे लिख दिया हमने CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हमने ब्रोमिनेशन करा दिया बेटा। तो ब्रोमीन जानते हैं कहाँ जुड़ेगा, ब्रोमीन एल्फा कार्बन पर। एल्फा कार्बन कौन होता है, किसी भी ग्रुप के बगल वाला कार्बन एल्फा कार्बन होता है बेटा। तो यहाँ पर हम ब्रोमीन को जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH3BrCOOH। बात समझ में आ रही है। अब देखिए सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बेटा आइसोप्रोपाइल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CHMgCl। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स, इसको बोलते हैं GR, ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। और ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स का जब कार्बोक्सिलेशन कराएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जानते हैं कन्वर्ट किस में होता है, CO2, और फिर एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराएंगे बेटा तो ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। GR से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेटा ये फॉर्मेशन करेगा CH3 का होल ट्वाइस HCOOH। ठीक है ना। अब डी क्या कर रहा है, देखिए डी में कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। बेटा फिर से HVZ रिएक्शन की बात कर दिया, फिर से HVZ रिएक्शन की बात कर दिया है। तो बेटा यहाँ पर रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आप क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे HVZ रिएक्शन में। हाइलाइट कहाँ जुड़ेगा, एल्फा कार्बन से बेटा, तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया। बात समझ में आ रही है। अब ये कह रहा है कि इसको PKA यानी PK मतलब एसिडिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे कि जो हाइलाइट्स होता है वो बेटा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, और जो विदड्राइंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे एसिडिक कैरेक्टर्स बढ़ जाता है। लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, EDG होता है, और EDG एसिडिक कैरेक्टर को घटाने का काम करता है, डिक्रीज करता है। तो अब देखो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर्स किसका होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर्स बेटा यहाँ पर हो जाएगा CH3CHClCOOH। यह सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा इनमें से, लेकिन चूंकि हमें PKA के फॉर्म में अरेंज करना है तो सबसे कम दिखाया जाएगा PK में। जिसका एसिडिक कैरेक्टर्स जितना ज़्यादा होगा उसका PK की वैल्यू उतनी ही कम होती है। हमें PK की वैल्यू के क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है, यानी यूँ कह दें कि एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है। ये हो जाएगा बेटा। ये क्यों हो गया, क्योंकि देखिए हमें बताना कि हाइलाइट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, और क्लोरीन क्या है बेटा, COOH के जस्ट बगल में है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा बेटा, है ना, विदड्रॉ करके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो ईजिली वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर कर देगा, और जो जितना ईजिली हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब बात आ रही, कुछ लोगों के मन में आएगा कि यहाँ क्लोरीन है यहाँ ब्रोमीन है, तो बेटा आपको बता दें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से हाई होती है। आप पढ़ेंगे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी हाई होती है वह उतना ही इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है अपनी तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा हुआ बेटा। अब यहाँ पर बेटा करना क्या है, हमें जब यहाँ पर
लाना है बेटा 3 मिथाइल पेंटेन थ्रियाल, यानी कार्बन को बढ़ाना है, तो हम करेंगे क्या, 5 कार्बन में चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 CH2 MgI, बोले तो ग्रिग्नॉइड एजेंट्स क्या है। देखिए ग्रेनाइड एजेंट्स यूज करते समय बेटा हमेशा ड्राई ईथर ले लेना चाहिए ताकि मॉइस्ट ना हो। अब देखिए बेटा ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है पॉजिटिव और इधर वाला पोर्शन हो जाएगा नेगेटिव, और कार्बन ऑक्सीजन बेटा ये वाला हो जाएगा नेगेटिव और कार्बन हो जाता है पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो ये कुल मिलाकर के ये वाला पोर्शन इस पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, और यहाँ से यहाँ का पार्ट जो बेटा यहाँ पर अटैक कर देगा। तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH2 है ना, CH3। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ हो गया बेटा OMgI, कंफ्यूजन, और इधर क्या जुड़ गया बेटा CH2 एंड CH3। जब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3 पॉजिटिव, तो जानते हैं यहाँ पर जो ये Mg वाला पार्ट है बेटा, ये चूंकि आप जानते हैं पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो वाटर का हाइड्रोजन तो नेगेटिव वाले पार्ट्स पर अटैक कर देगा, और MgOHI जो होगा OH नेगेटिव इस पर अटैक करके बाहर हो जाएगा। तो CH3 CH2 है ना, C यहाँ CH3, यहाँ हो गया C2H5, ये वाला पोर्शन C2H5 है, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा बेटा यहाँ पर O हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये तो कह रहा था बनाने के लिए, बन गया बेटा, यानी डाई इथाइल यहाँ पर बन गया, और 3 मिथाइल पेंटेन थ्रियाल, तो भैया पेंटेन थ्रियाल हो जाएगा, यही बनाने के लिए कह रहा था। चलिए सेकेंड, एनिसोल से क्या बनाना बेटा, एनिसोल का फार्मूला क्या होता है, एनिसोल OCH3। यहाँ पर हम फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन करा देंगे, क्या कराएंगे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में बेटा AlCl3 के प्रेजेंस में, यानी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन करा देंगे। किससे रिएक्शन कराएंगे बेटा, प्लस CH3Cl से, ठीक है ना। तो यह जो है टालविन लाना है, तो ये जुड़ेगा OCH3, आर्थो पैरा पर अटैच होगा, पैरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, हालांकि आर्थो भी देता है जो कि माइनर प्रोडक्ट होता है बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आर्थो मेथॉक्सीटालविन और पैरा मेथॉक्सीटालविन, यह हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके चलिए थर्ड क्या कर रहा है, फिनॉल टू बेंजीन। बेटा याद करिए फिनॉल टू बेंजीन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि फिनॉल को जिंक डस्ट लेकर के जिंक डस्ट के साथ हीट कर देंगे। बेटा जब हीट कर देंगे तो देखिए जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथा क्या करा है, क्लोरोएथेन टू एथॉक्सी एथेन C2H5Cl है ना। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के ईथर का फॉर्मेशन करना है एथॉक्सी एथेन, तो बेटा कौन सा रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस करा देंगे। क्या कराएंगे, विलियमसन सिंथेसिस, C2H5O Na, तो NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, बन क्या जाएगा बेटा C2H5O C2H5, एथॉक्सी एथेन का फॉर्मेशन कर लिया। ओके 28 क्वेश्चन पर क्या करा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आर द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन जिंक एंड कॉपर मैचेज करेक्टली एंड जस्टिफाई। बेटा जिंक का देखिए यहाँ पर जिंक कॉपर में से किसका अधिक दिया है, जिंक का अधिक दे दिया है, कॉपर का कम, जबकि उल्टा दिया है, जिंक का कम होना चाहिए, कॉपर का अधिक होना चाहिए, जिंक का कम और कॉपर। तो कह रहा है क्या आर द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक कॉपर मैच्ड करेक्टली, नो करेक्टली मैच नहीं है बेटा। क्यों नहीं मैच है, क्योंकि जिंक का लो होना चाहिए और कॉपर का हाई होना चाहिए। अब बात आ रही क्यों ऐसा होता है, तो देखिए आप जानते हैं कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही हाई होंगे। जिंक आप जानते हैं कि इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, क्योंकि इसका जब कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे बेटा जिंक का, तो जानते हैं जिंक का क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा AR 4s2 एंड 3d10। जबकि कॉपर की अगर हम देखें, ये तो जिंक का हो गया, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में जानते हैं क्या हो जाएगा, AR आर्गन हो जाएगा प्लस 4s1 3d10। बेटा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गया, जिसकी वजह से इसके एटमाइजेशन एंथैल्पी अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रॉन्ग दिया था, ठीक है आगे बढ़े बेटा। सेकेंड वन क्या कर रहा है, आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच विल यू प्रेफर फॉर परमैंगनेट टाइट्रेशन एंड वाई। बेटा इनमें से कह रहा है कि किसको हम प्रेफर करें,
जब पोटेशियम पर मैग्नेट का हम टाइट्रेशन करा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हमें किसको प्रेफर करना चाहिए? HCl की एक कमी है कि बेटा ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें? क्लोरीन में। और जब क्लोरीन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो टाइट्रेशन के समय जब एंड पॉइंट आता है तो एंड पॉइंट के समय यह इंटरफेयरिंग करता है। एंड पॉइंट में क्या करेगा बेटा? इंटरफेयरिंग करता है। इसलिए हम HCl का यूज नहीं करते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी प्रकार का इंटरफेयरिंग नहीं करता, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना चाहिए टाइट्रेशन की ड्यूरिंग, ठीक है ना। चलो इसको बेटा थर्ड करा बैलेंस करने के लिए ध्यान देना बेटा, जब भी मैग्नेट आयन का बेटा एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? मैग्नीज आयन में, डबल पॉजिटिव ब्रेक हो जाएगा, और नाइट्राइट जो होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड हाइड्रोजन बेटा वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो यही बैलेंस्ड इक्वेशन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। देखिए 29 में केस बेस्ड क्वेश्चन 29 और 30 है, इनकी कहानी पूरा पढ़ लीजिएगा बेटा। कहानी में यही बताना चाहता है कि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से होती है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराती है, बट यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं करती है, ठीक है ना। यहाँ पर एलईडी दो लिया है बेटा, एक ग्रीन और रेड है एलईडी। तो देखिए जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे तो उनमें क्या होगा? वीक से क्या करना है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ हम चलेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रांग जब इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएगा तो ये जो आपकी एलईडी है बेटा वो काफ़ी ब्राइटनेस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आयंस पहुंचेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, ठीक है ना। अब इनको क्या क्या बेटा? बेस्ड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ करके आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। Is it possible to identify where the given solution is 1 molar NaOH or 1 molar HCl using the conductivity meter? Justify your answer। नहीं कर सकते बेटा, देखिए हम नहीं जस्टिफाई कर सकते। क्यों? क्योंकि जस्टिफाई तब करते हैं जब एक वीक होता है एक दूसरा स्ट्रांग होता है। यहाँ पर दोनों बेटा स्ट्रांग है, HCl भी स्ट्रांग मिनरल एसिड है और NaOH बेटा स्ट्रांग बेस है, तो यहाँ पर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग होते हैं और एलईडी दोनों के सेंस में क्या करे बेटा? और ग्लो करेगी, लाइट क्रिएट करती है, ठीक है ना। रेड विल बी वेरी ब्राइट एंड ग्रीन विल बी मीडियम इन बोथ कंडीशन, दोनों के लिए बेटा। जो ग्रीन लाइट है वो क्या हो जाएगी? मीडियम में रहेगी, है ना, और जो रेड एलईडी है बेटा वो हाई होगी। बात समझ में आ रही? क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। चलिए दूसरा कह रहा है बेटा कि व्हाट इज द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इफ द ग्लो ऑफ ग्रीन एलईडी इज मीडियम एंड द रेड एलईडी ग्लो वेरी ब्राइट। बेटा क्या कह रहा है कि क्या पीएच वैल्यू होगी जब इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस सिचुएशन में अगर हम अरेंज करें बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा बेटा? या तो अगर बेस होगा तो बहुत स्ट्रांग बेस होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि वेरी ब्राइट कब होगा बेटा? रेड एलईडी जब या तो स्ट्रांग बेस हो या स्ट्रांग एसिड हो। तो स्ट्रांग बेस कब होगा? या तो 13 या 14 हो, और स्ट्रांग एसिड कब होगा बेटा? जब 1 हो, ठीक है ना। तो 1 एंड 13 हो सकता है बेटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलिए बेटा और वाले क्वेश्चन देखिए। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इफ कंडक्टिविटी मीटर इज डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। बेटा जब डिस्टिल्ड वाटर में इसको डिप किया जाएगा तो उसके लिए एक बनाना बेटा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? एक स्केल में देता हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने ले लिया बेटा रेड एलईडी, और फिर क्या करें बेटा? ग्रीन एलईडी। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंडक्टिविटी। तो ध्यान दीजिएगा स्केल में हम लिख देंगे 0, और रेड जो हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा, है ना। डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर बेटा प्योर वाटर होता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? बहुत ही कम हो जाएगी बेटा, आयंस में ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो ये भी ऑफ रहेगा और ये भी ऑफ रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? या तो नॉन कंडक्टर होगा या लो होगा, या तो लो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या नॉन कंडक्टर होगा, क्योंकि साल्ट का डिजॉल्व होता तब वो करता बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थर्ड में क्या करें बेटा? रेफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रॉ द मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन कर्व फॉर सॉल्यूशन ए एंड बी। ए बेटा क्या कर रहा है? ब्राइट कर रहा है और ग्रीन को डीप कर दे रहा है, और बी वाला क्या कर रहा है? डीप और ऑफ। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन ए है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है बेटा? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और जबकि बी क्या है बेटा? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इनके बिटवीन ग्राफ प्लाट करना है। इनके बिटवीन जब ग्राफ प्लाट करेंगे तो देखिए 2 ग्राफ में बनाऊँ बेटा। यहाँ पर कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया बेटा यहाँ मोलर कंडक्टिविटी को मैंने दिखा दिया। तो ये जो होगा कुछ इस तरीके से आएगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा ये मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसा है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट चलेगा, और जाकर के एक्स्ट्रापोलेशन कराने पर बेटा कहीं कहीं कट करेगा, जिसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर
या जीरो कंसंट्रेशन पर उसका कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है। बी वाला जो है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यानी ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे थोड़ा सा बढ़ेगा और बाद में बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ करके बाद में पैरेलल हो जाता है इसके, वो कभी भी एक्सट्रापोलेशन करके किसी पॉइंट पर कट नहीं कर सकता, किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर सकता। तो ये जो सॉल्यूशन बी है आपका, सॉल्यूशन बी, ये क्या हो जाएगा बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ये ग्राफ प्लॉट होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। आप ध्यान से इसको पढ़िए, ईडीटीए के बारे में दिया हुआ है और उसकी कहानी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन, वाई इज फेरिक एडीटीए कॉम्प्लेक्स स्टेबल एज कंपेयर टू फेरस सल्फेट। बेटा ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना। तो क्यों ये स्टेबल होता है बेटा फेरस सल्फेट की कंपेरिजन देन, तो बेटा ईडीटीए आपको बता दें एथेन 1,2 डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट जो होता है, यह एक प्रकार का चिलेटिंग एजेंट होता है। कैसा होता है बेटा, चिलेटिंग एजेंट होता है ना। चिलेटिंग एजेंट मतलब क्या होता है बेटा कि एक क्लचर की तरह एक तरीके से कैप्चर कर लेता है मालिक्यूल्स को, मालिक्यूल्स की क्या करता है, कैप्चर कर लेगा, और जब कैप्चर कर लेगा चारों तरफ से तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। तो चिलेटिंग मालिक्यूल्स के फॉर्मेशन को जस्ट करता है। इसमें देखिए कह रहा है कि बेटा व्हाट हैपेंस व्हेन हार्ड वाटर इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट Na2EDTA। बेटा अगर हार्ड वाटर को सोडियम एथेन 1,2 डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट्स के साथ टाइट्रेट करें तो क्या होगा। तो बेटा बता दें कि हार्डनेस वाटर जो होता है, हार्डनेस में कैल्शियम आयन है ना, या मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटीज होती है। क्या होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटीज होती है। अब ये जो ईडीटीए है बेटा, इन आयनों से ईडीटीए क्या करता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा तो उनको सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। चलिए सेकंड कह रहा है कि यू आर अ डॉक्टर वर्किंग इन सोमालिया, विल यू रिकमेंड आयरन फोर्टिफाइड फूड टू योर पेशेंट, सपोर्ट योर आंसर विथ रेफरेंस फ्रॉम द पैसेज। बेटा इस पैसेज की हेल्प से, जो आप पढ़े होंगे पैसेज, उसकी हेल्प से करना है। अफ्रीका की जो 40% पॉपुलेशन है अफ्रीका की, वो एनीमिया से ग्रसित होती है। एनीमिया मतलब उनमें ब्लड की कमी बनी रहती है, ठीक है ना, एनीमिया से ग्रसित होती है। इसलिए वहाँ पर हमें, अगर हम डॉक्टर हैं कंसिडर करें, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा बेटा, वहाँ पर आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें ऐसे सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जिसमें फोर्टिफाइड फूड ऑफ आयरन होनी चाहिए, ठीक है ना, आयरन की डिफिशियंसी को रोकने के लिए, जो एनीमिया डिजीज ना होने पाए। इसलिए हमें क्या करना है, आयरन फोर्टिफाइड को रिकमेंड करना है बेटा फूड को। थर्ड क्या करें, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स इन द FAEDTA कॉम्प्लेक्स, नेम द एटम थ्रू विच इट कैन बाइंड द सेंट्रल मेटल्स आयन, राइट देयर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, ठीक है ना। बोले तो बेटा देखिए इसके पास अगर देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, ईडीटीए का स्ट्रक्चर जो बनता है वही कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH2 एथेन, है ना। यहाँ पर डाई एमाइन होता है, तो डाई एमाइन की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, CH2 हाइड्रोजन हटा करके CH2COO सिंगल निगेटिव। यहाँ पर भी वही कहानी होगी बेटा, CH2COO सिंगल निगेटिव। यही कहानी यहाँ पर भी आएगी बेटा, नाइट्रोजन से क्या होगा बेटा, CH2COO सिंगल निगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पर भी CH2COO सिंगल नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बड़े ध्यान से देखना बेटा, तो यह हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव करता है। 4 यहाँ से जुड़ जाएंगे और 2 बेटा यहाँ से अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव करता है, उसका स्ट्रक्चर ये है। देखिए सेक्शन ये है बेटा 31 से 33 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर के। एक आ रहा है अटेम्प्ट आइदर ए और बी। बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन ऑफ 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड। बेटा आपको मालूम होगा कैनिजारो रिएक्शन जानते हैं कौन करता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ पर 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड हमने लिया। इसका जब रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है ना, तो यह आपको पता होगा कि एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, दूसरा रिड्यूस्ड हो जाता है। तो बेटा जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो किसमें होगा, COO या जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो किसमें हो जाएगा, 2-क्लोरो सोडियम बेंजोएट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और रिड्यूस्ड किसमें होगा बेटा, यह रिड्यूस्ड हो जाएगा CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, यानी आर्थोक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल में रिड्यूस्ड हो जाएगा और आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा कह रहा है कि हाउ वुड बी प्रेजेंस ऑफ SO3H ग्रुप इफेक्ट द बेसिक स्ट्रिंग्स ऑफ एनिलीन। एनिलीन जो होता है
इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना। और SO3 की अगर हम बात करें, ये SO3 जो होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है बेटा, है ना। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है एनिलीन के डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इसकी कम हो जाएगी। साथ ही करता क्या बेटा कि यह अपने हाइड्रोजन आयन को इसको प्रोवाइड करके बेटा यह ज्विटर आयन का भी फॉर्मेशन करने की क्षमता रखता है, NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव। इसको बोलते बेटा ज्विटर आयन, मतलब एक ही कंपाउंड्स के अंदर साल्ट की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। चलिए तीसरा कार्य बेटा कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एथेनामाइन। तो एसिटिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना बेटा? एथेनामाइन में। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमने यूज कर दिया बेटा। आपको पता होगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिड्यूस्ड होगा तो यह रिड्यूस्ड हो जाता है एल्डिहाइड फिर किस में रिड्यूस्ड हो जाता है बेटा? एल्कोहल में रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है ना। अब फिर इसका अगर हम हाइलोजिनेशन करा दें एल्कोहल से, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्लोरिनेशन अगर हम करा दें बेटा तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH2Cl। बात समझ में आ रही है? एक्सेस अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2NH2, एमाइन में कन्वर्ट हो गया बेटा, ठीक है ना, एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एसिटिक एसिड से एथेनामाइन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। अगला कह रहा है बेटा राइट द स्टेप टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। बेटा बेंजोइल क्लोराइड से आपको प्रिपरेशन करना है बेंजोइक एसिड को, ठीक है ना। तो रोजेनमेंड रिडक्शन की हेल्प से आप प्रिपेयर कर सकते हो बेटा। हमने लिया बेंजोइल क्लोराइड, क्या ले लिया? बेंजोइल क्लोराइड। इसका बेटा पैलेडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे तो बेंजोइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड जो है बेटा कन्वर्ट हो जाता है बेंजल डिहाइड में CHO, और यह Cl बाहर हो जाएगा, -Cl हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो बेटा K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले लेंगे बेटा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में, या KMnO4 बेसिक मीडियम में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बी करा राइट द स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ उल्फ किसन रिडक्शन 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल का। 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल का बेटा आपको क्या करना है? एक्सपेक्टेड जो उल्फ किसन रिडक्शन की ड्यूरिंग होगा बेटा उसको लिखना है। तो ध्यान देना बेटा CH3 यहाँ पर मिथाइल ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पर जब उल्फ किसन रिएक्शन कराएंगे बेटा तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन हम लोग करते हैं हाइड्रोजन से। किससे रिएक्शन कराएंगे? हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन से करेंगे बेटा तो यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन से कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजोन में। CH3 है ना, यहाँ CH डबल बॉन्ड NH2। बात समझ में आ रही है बेटा? ये बन गया बेटा। अब इसको करेंगे क्या? ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो N2 को ब्रेक कर देगा, N2 को ब्रेक करके यहीं H2 को जोड़ देगा, ठीक है ना। H2 को जोड़ देगा तो बेटा क्या बन जाएगा? देखिए H2 को जब जोड़ देंगे तो जानते हैं क्या बन जाएगा? N2 तो बाहर हो गया, यहीं पर बन जाएगा CH3। क्या बन जाएगा? CH3। तो क्या बन जाएगा इसका प्रोडक्ट? 1-2 मिथाइल ब्यूटेन। हाउ वुड द प्रेजेंस ऑफ SO3H ग्रुप इफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड? चलिए बेटा तो कह रहा है कि SO3H बेंजोइक एसिड को कैसे करता बेटा, ठीक है ना। तो बेंजोइक एसिड अगर जुड़ा हुआ है, क्या है? बेंजोइक एसिड। अब यहीं पर SO3H जुड़ गया बेटा। तो ध्यान देना, आपको ये पता है कि एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बढ़ाना है बेंजोइक एसिड का तो हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन इजीली हाइड्रोजन देकर के बाहर हो जाए, ठीक है ना। तो SO3H बेटा जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। और जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बेटा तो हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि सल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड की बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़िए बेटा। प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम एथेनामीन। एथेनामीन से आपको एसिटिक एसिड बनाना बेटा। तो एथेनामीन क्या होगा? CH3 CH2NH2।
आपको बनाना बेटा, तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग HNO2 से रिएक्शन करा देंगे बेटा, HNO2 से नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देंगे। तो देखिए नाइट्रस एसिड क्या हो जाएगा बेटा, OH NO में ब्रेक होगा, तो ये OH जो होता है बेटा यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, कन्वर्ट कर दिया बेटा इसको CH3 CH2 OH, यानी एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब एथेनॉल से अगर आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बेटा। अब फिर से इसका हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेटा प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे, तो एक कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH, क्योंकि पहले एल्डिहाइड बनाएगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब फोर्थ क्या करें बेटा, कह रहा है कि एनिलीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, एनिलीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो बेटा C6H5NH2 है ना, इसका हम पहले BDC का कन्वर्जन करेंगे, NaNO2 प्लस HCl, सेंड में रिएक्शन है ना, तो पढ़े होंगे, तो क्या बना लेता है बेटा, BDC का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, BDC, C6H5Cl, ए नेगेटिव पॉजिटिव। अब बेटा इसका फिर से रिएक्शन हम करा देंगे KCN से, KCN से, तो ये जानते हैं किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5CN में, नाइट्राइल में। और जब नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाद में इसका कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या करेंगे, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस, 2H2O एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बेटा कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा C6H5COOH, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। फिफ्थ कह रहा है बेटा, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड एथेनॉल। देखिए प्रोपेनॉल एथेनॉल बेटा अगर आप देखेंगे तो एथेनॉल जो होता है वो बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल एल्डिहाइड है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, CHI3 का फॉर्मेशन करेगा, येलो प्रेसिपिटेट देता है। जबकि प्रोपेनॉल जो होता है इसके पास अगर देखा जाए तो यह आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, प्रोपेनॉल जो होगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगला क्या करो बेटा कि आइडेंटिफाई द गिव एनी पॉइंट डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन प्रेजेंट इन द हेयर एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन एग एल्यूमिन। बेटा हेयर में जो पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं केरेटिन, और केरेटिन जो प्रोटीन्स पाई जाती है ये फाइब्रस प्रोटीन्स होती है। कैसी होती है? फाइब्रस प्रोटीन्स होती है। अब फाइब्रस प्रोटीन्स की विशेषता होती है कि वाटर में ये जो होते हैं वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, है ना। और ये कहाँ पाई जाती है बेटा केरेटिन? हमारी स्किन में पाई जाती है, हेयर में पाई जाती है, नेल में पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है बेटा, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, हार्मोन्स, एंजाइम जो भी होते हैं उनमें बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन्स पाया जाता है। क्या होता है? एग एल्यूमिन, इन सब में ग्लोबुलर प्रोटीन्स पाया जाता है और ये वाटर में सोल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर में सोल्युबल होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। बोथ ग्लूकोज एंड सुक्रोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप एंड देन वाई डज ओनली ग्लूकोज रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट्स एंड नॉट सुक्रोज। बेटा बता दें कि ग्लूकोज के पास अगर देखेंगे तो फ्रीली इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, जबकि आपको पता होगा कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स होता है जिसमें फ्रीली एल्डिहाइड ग्रुप नहीं पाया जाता है, इसलिए ये नहीं शो करता है। वाई डू एमिनो एसिड्स बिहेव एज ए सॉल्ट? जैसे मान लीजिए कोई भी होगा आर, यहाँ एमाइन है और COOH है, दोनों पाए जाते हैं। बेटा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये फॉर्मेशन कर लेता है RC एनिलीनियम आयन। क्या मतलब था? पॉजिटिव आयन एंड COO सिंगल नेगेटिव। तो ये कहीं बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं जिसको कहते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं हम लोग? ज्विटर आयन, है ना। इसलिए यह एक साल्ट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क। बेटा कर्डलिंग ऑफ मिल्क जब होता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चेंज हो जाता है, केमिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा लैक्टोज शुगर जो होता है एक प्रकार का डाइसैकेराइड्स होता है, यह कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलिए। डॉक्टर एडवाइज 50 years ओल्ड वुमेन enough exposed to sunlight and addition of fish and egg yolk to her diet. What is possible disease diagnosed by the doctor? तो देखिए बेटा
ये क्वेश्चन कर रहा है कि 50 साल की अगर मान लीजिए वुमेन है तो उसको डॉक्टर एडवाइस करता है कि वो अपने भोजन में अंडा और ये सब ले, क्योंकि जानते हैं क्या होता है कि सनलाइट में विटामिन डी पाया जाता है और विटामिन डी की डिफिशियंसी से जो बोन्स होती है वो कमज़ोर होने लगती है। इसलिए डॉक्टर, जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, क्या बोलते हैं इस डिजीज का नाम? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन्स होती है बेटा, उसमें पोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिससे वो यानी हल्का सा भी अगर चोट लगा तो चटक सकता है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एंड गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन केन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट केन शुगर में अगर हम बात करें तो केन शुगर में जानते हैं क्या होता है? सुक्रोज पाया जाता है बेटा। कौन सा? सुक्रोज पाया जाता है, जो कि डाइसैकेराइड्स होता है, और इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं बेटा। क्या क्या मिलता है? एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज देता है। वहीं पर अगर हम बात करें बेटा लैक्टोज की, तो लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर के नाम से कहा जाता बेटा, दो पार्ट्स होते हैं लैक्टोज में। अगर देखेंगे दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है बीटा डी गैलेक्टोज, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज देता है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए नेक्स्ट। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड मोनोसैकेराइड्स which oxidizing agent should be used to bring about oxidation of only aldehyde group present in the glucose। ठीक है ना? देखिए ग्लूकोज जो होता है बेटा एल्डोहेक्सोज होता है। इसमें जब ब्रोमीन वाटर से, या ब्रोमीन वाटर जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका जब यूज करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिससे प्रूफ होता है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देखिए जैसे मैंने लिख लिया CHO, ग्लूकोज को लिखेंगे CHOH का होल 4 CH2OH। ध्यान देना बेटा, जब यहाँ पर ब्रोमीन वाटर आप यूज करेंगे जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्रोमीन वाटर, तो ये जानते हैं किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा बेटा COOH, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। यानी कुल मिलाकर के ये जो है ग्लूकोज से बेंजोइक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो प्रूव करता है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है फ्री स्टेट्स में। ठीक है ना? थर्ड करा है कि एमिनो एसिड्स, ये दिया हुआ है, प्रेडिक्ट वेदर द pH ऑफ दिस एमिनो एसिड्स विल बी लेस देन 7 और 7 और मोर देन 7। कब होगा? ठीक है ना? तो एमिनो एसिड जो होता है बेटा, इसमें अगर देखेंगे तो P इज विथ स्ट्रक्चरल फार्मूला H। एमिनो एसिड्स को देखिए, पहले फार्मूला देखिए इसका, HOOC CH2CH, यहाँ पर NH2 को ऐड कर दिया बेटा, CH2COOH, है ना? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है बेटा, NH2 एक है, जबकि COOH कितने आ गए बेटा? 2 ग्रुप आ गए। आपको ये पता है कि यहाँ पर जब COOH की संख्या बढ़ेगी, COOH की जो संख्या है वो एमाइन से बेटा अधिक है, तो कौन सा कैरेक्टर शो करेगा बेटा? SD कैरेक्टर शो करेगा। और जब SD कैरेक्टर शो करेगा तो इसका pH वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? लेस देन 7। इसका जो pH वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन 7। ओके। चौथा क्या करें बेटा? नेम द 2 मेजर मॉलिक्यूल्स शेप फॉर्म विद द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना? तो देखिए जो 2 मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फोल्डिंग जो कराते हैं, उसमें बेटा अल्फा हेलिक्स बनता है, जब फोल्ड कराता है तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर या बीटा प्लीटेड सीट पाई जाती है। उन्हीं को क्या करता है बेटा? उन्हीं को अफेक्टेड करता है। पांचवा करें कि आशीष गम्स ब्लीड फ्रिक्वेंटली, द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेंशन दैट आशीष इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, हेल्प हिम आइडेंटिफाई 2 फूड सोर्स टू ही हेल्प हिम रिकवर फास्टर। ठीक है ना? तो 2 सोर्स हमें बताना बेटा। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो उसके गम से ब्लड आ रहा है बेटा, पायरिया का जो लक्षण दिखाई देता है, इस डिजीज का नाम होता है स्कर्वी। क्या नाम होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी किसकी कमी डिफिशियंसी होता है बेटा? विटामिन सी की डिफिशियंसी होता है, जिसका केमिकल नेम अगर पूछ देता है एग्जाम में तो आप कह सकते थे एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान देना, ये भी पूछ दिया जाता है किसका केमिकल नेम, तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी है उसके अंदर। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या कहेंगे उसको? सिट्रस फ्रूट्स, जैसे जितने भी रसदार खट्टे पदार्थ है बेटा उनको यूज करिए, जैसे आंवला हो गया, है ना, इसी तरीके से बेटा लेमन हो गया, वेजिटेबल्स इन सबका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा पढ़ते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 298 टू 318 केल्विन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। आर की वैल्यू दिया बेटा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ K2/K1 की वैल्यू जो आ रही है वो ट्रिपल्ड कर दिया। ठीक है ना?
तो देखिए आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े होंगे बेटा, लॉग K2/K1 के लिए फार्मूला था EA अपॉन 2.303 R, है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया था बेटा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। कंफ्यूजन? तो बेटा ध्यान देना, लॉग के, तो लॉग K2/K1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई थी, अभी आपने पता किया, ठीक है ना। ये हमें पता करना है, और 2.303 R की वैल्यू जो होती है बेटा, R की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314, ठीक है ना। अब यहाँ पर टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना दिया बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो T2 कितना बेटा 318 और T1 कितना 298। जब दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो आ जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू 298 इंटू 318, ठीक है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो log 3 की वैल्यू जानते कितनी होती है? log 3 की वैल्यू आती है बेटा 0.4771, और जब इनको log 3 की वैल्यू रख देंगे बेटा तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे तो EA की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 86,567.87 जूल पर मोल आएगी। तो इसको जब अगर आप चाहेंगे तो किलो जूल में कन्वर्ट करें बेटा तो आ जाएगा 86.568, है ना, किलो जूल पर मोल के प्रॉक्स आ जाएगी। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेंशन्ड व्हाट विच टर्म ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट। बेटा यहाँ पर दिया हुआ बेटा, इसको पहचानना है। देखिए यहाँ टाइम और कंसंट्रेशन के बिटवीन दिया बेटा के स्लोप आया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये किसका हो जाएगा बेटा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके लिए रेट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट का इक्वेशन आप पढ़े होंगे, आता है एक्टिव मास ऑफ R माइनस एक्टिव मास ऑफ R0। यहाँ R0 इनिशियल है, यहाँ पर R फाइनल है बेटा, अपॉन T, ठीक है ना। R जो होता है ये क्या हो जाता है बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन है, यानी T टाइम पर कंसंट्रेशन, और R0 जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन है, T टाइम है, K जो है रेट कांस्टेंट है। कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम SO2Cl2 इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेज इज फाउंड टू बी 200 टॉर। कितना पाएगा बेटा, 200 टॉर पाएगा, ठीक है ना। आफ्टर 10 सेकेंड एंड 300 टॉर अपॉन द कंप्लीट डिकम्पोजिशन SO2Cl2 कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, इसका रेट कांस्टेंट पता करना है। तो देखिए इक्वेशन क्या दिया है, SO2Cl2 टू गिव्स SO2 प्लस Cl2। बात समझ में आ रही है। जब टाइम जीरो था बेटा तो उस कंडीशन में कितना था, SO2 का मान लीजिए हमने कंसिडर कर दिया PI इनिशियल प्रेशर, ठीक है ना। तो SO2 का कितना हो जाएगा जीरो, और Cl2 का हो जाएगा बेटा जीरो, क्योंकि अभी टाइम जीरो जब है तो रिएक्शन स्टार्ट ही अभी नहीं हुआ है, बट आफ्टर T टाइम इसका जीरो हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, PIA भी हो जाएगा और PIA भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर अगर हम पता करें तो क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू हो जाएगा PI, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे PI प्लस PI। बात समझ में आ रही है, हो जाएगा 2PI। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर दे रहा है बेटा कि एक फिक्स टेम्परेचर बेटा 300 टॉर है, तो 300 इक्वल टू 2PI। कंफ्यूजन? सो PI इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 300 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा 150 टॉर। ये हो गया प्रेशर, यानी PI की जो वैल्यू है बेटा ये पता हो गया कितना हमें, 150 टॉर। कंफ्यूजन? अब देखिए दूसरी कंडीशन, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन 10 सेकंड में पता करना चाहते हैं, तो SO2Cl2 टू गिव्स प्लस Cl2, टाइम 10 सेकंड था तब की कंडीशन अगर देखी जाए तो 10 सेकंड में मान लीजिए इसका हो गया PI इनिशियल था प्रेशर I, मान लीजिए X कम हो गया होगा, क्योंकि वहाँ तो बेटा क्या था, कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया था, इसलिए हमने जीरो इसको ले लिया था, लेकिन 10 सेकंड में पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट किया नहीं हुआ। मान लीजिए X का प्रेशर बेटा खत्म हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा P माइनस X, यहाँ भी X हो जाएगा। देखिए PT का अभी आया था बेटा इक्वेशन,
इन दोनों को, इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। बस समझ गए, इनको हमें ऐड कर देना बेटा, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पीटी हो जाएगा बेटा इतना। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो पीटी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पी आई प्लस एक्स, पी आई प्लस एक्स। टोटल प्रेशर देखिए 10 सेकंड में कितना हो जाएगा बेटा, 200 टॉर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 200 टॉर हो गया था। पी आई अभी आपने पता किया था, पी आई कितना आया था बेटा, 150 आया था एक्स। तो एक्स की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा बेटा, 50 टॉर। क्या हो जाएगा, 50 टॉर इसका हो जाएगा प्रेशर। तो एक्स की वैल्यू हमें पता होगी बेटा। अब हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप रेट कांस्टेंट का इक्वेशन जानते हैं, के इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग 150 अपॉन 100। अब आपको लगेगा कि 100 कहाँ से आया, तो देखिए बेटा जो टोटल प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 था और 50 आई थी बेटा वैल्यू किसकी, 50 आई थी एक्स की वैल्यू। तो पी आई माइनस एक्स अगर हम करेंगे, पी आई माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 हमने यूज़ किया है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए आ जाएगा कि इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, तो 50 से काट देंगे तो 53 जा 150, 52 जा कन्फ्यूजन। तो टी की वैल्यू बेटा, टी की वैल्यू चाहे तो 10 सेकंड ले सकते हैं, 10 सेकंड बाद पूछ रहा है तो 2.303 अपॉन 10 लॉग 3 माइनस लॉग 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे बेटा, इसको डिवाइड जब करेंगे तो एक बार क्या हो जाता है, डिवीजन करने पर माइनस होता है, तो हो जाएगा लॉग 2 कन्फ्यूजन। तो बेटा वैल्यू इसकी आ जाएगी 2.303 अपॉन 10 लॉग 3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा, लॉग 3 की वैल्यू कितना दिया है, 0.4771 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू बेटा आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 0.040 सेकेंड इनवर्स, यही हो जाएगा बेटा के की वैल्यू। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। सेकेंड वाला हम लोग देखते बेटा, फॉर अ बायोमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट of reaction relating temperature and activation energy for the reaction and also mention what each term represent in the molecules, जो रेट कोलिजन थ्योरी बेटा पढ़े होंगे, कोलिजन थ्योरी में रेट जो होता है उसके लिए फार्मूला दिया गया था ZAB है ना, E माइनस EA अपॉन RT, याद है। अब यहाँ पर बेटा आर तो रेट हो गया, जेड ए बी जो है बेटा जेड फ्रीक्वेंसी को बताता है, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है, जेड यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है, किसके, ए एंड बी के कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है। अब यहाँ पर ई तो बेस हो गया, ई अपॉन आई टी जो बेटा ये बताता है, ये फ्रैक्शन बताता है द मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी इज इक्वल टू द ई ए आर ग्रेटर देन द ई ए, यानी ये प्रकार की एनर्जी बताता है कि बेटा इसकी एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से के बराबर है या फिर अधिक है। ओके, तो बाय बच्चों, यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।